कहा जाता है। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी दोनों का निवास लखनऊ में था और बाबा साहब बराबर आते थे, उनसे विचार विमर्श होता था। दिसंबर 2017 में जब मैं लखनऊ आया था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर मिला था। अपनी उस लखनऊ यात्रा के दौरान मैंने भदंत प्रज्ञानंद जी की पुण्य स्थली पर जाकर उनकी स्मृतियों को सादर नमन भी किया था। बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े सभी स्थल हम भारतवासियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। भारत सरकार द्वारा बाबा साहब से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया गया। महू, जहाँ वो पैदा हुए, उनकी जन्मभूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में परिनिर्वाण स्थल, मुंबई में चैत्य भूमि तथा लंदन में अंबेडकर मेमोरियल होम को तीर्थ स्थलों की श्रेणी में रखा गया। साथ ही दिसंबर 2017 से दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना से देश विदेश में बाबा साहब के विचारों के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण मंच राष्ट्रीय राजधानी में भी उपलब्ध हुआ। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जिस प्रकार की सोच अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो दिल्ली में स्थापित हुआ, प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का आज शुभारंभ हुआ। बाबा साहब की स्नेह भूमि लखनऊ में उनके स्मारक के रूप में सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण करने की उत्तर प्रदेश सरकार की पहल, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। कुछ देर पहले हमने इस सांस्कृतिक केंद्र की अनेक सुविधाओं के बारे में प्रदर्शित फिल्म का अवलोकन भी किया। इस सुविचारित प्रयास के लिए मैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री दिनेश शर्मा, संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी तथा अन्य सभी सहयोगियों को साधुवाद देता हूँ। मैं चाहूँगा कि यहाँ प्रस्तावित शोध केंद्र बाबा साहब की गरिमा के अनुरूप उच्च स्तरीय शोध कार्य करे और शोध जगत में अपनी विशेष पहचान बनाए। ये भी संयोग है कि जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति होने के नाते मैं विजिटर हूँ, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब के नाम का डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी लखनऊ में स्थित है। मुझे लगता है कि आपका स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र और बाबा साहब के जो नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन दोनों के तालमेल से बाबा साहब के जो विचारों का प्रवाह है वो और भी आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके बहुमूल्य योगदान से उनकी असाधारण क्षमता व योग्यता का परिचय मिलता है। हम सब जानते हैं कि वे एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनेता, पत्रकार, समाजशास्त्री व समाज सुधारक तो थे ही। उन्होंने संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्रों में भी अपना अमूल्य योगदान दिया था। भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के अलावा हमारे बैंकिंग, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, लेबर मैनेजमेंट सिस्टम, रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों पर डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की छाप है। बाबा साहब के विजन में 4 बातें हमेशा महत्वपूर्ण रही हैं। ये 4 बातें हैं: नैतिकता, समता,
आत्मसम्मान और भारतीयता। इन चारों आदर्शों तथा जीवन मूल्यों की झलक बाबा साहब के चिंतन एवं कार्यों में दिखाई देती है। बाबा साहब की सांस्कृतिक सोच मूलतः समता और समरसता पर आधारित थी। अद्भुत प्रतिभा, मानव मात्र के प्रति करुणा और अहिंसा पर आधारित उनकी जीवन यात्रा व उपलब्धियों को विश्व समुदाय ने मान्यता दी है। सन 2016 में 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आयोजित बाबा साहब की 125वीं जयंती समारोह में भागीदारी करते हुए मानवता के समग्र विकास में उनके बहुमूल्य योगदान को सराहा था। देवी और सज्जनों, भगवान बुद्ध के विचारों का भारत की धरती पर इतना गहरा प्रभाव है। मैं यहाँ पर भगवान बुद्ध का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब के चिंतन में भी भगवान बुद्ध पूरी तरह से छाए हुए हैं। इतना गहरा प्रभाव है कि भारतीय संस्कृति के महत्व को न समझने वाले साम्राज्यवादी लोगों को भी महात्मा बुद्ध से जुड़े सांस्कृतिक आयामों को अपनाना पड़ा। राष्ट्रपति भवन, जिसका निर्माण लगभग 100 साल पूर्व हुआ था, राष्ट्रपति भवन के भव्य गुंबद की बनावट बौद्ध धर्म से जुड़ी वैश्विक विरासत सांची स्तूप पर आधारित है। उसी गुंबद पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। हमारे राष्ट्र ध्वज के केंद्र में सारनाथ के धर्म चक्र पर आधारित अशोक चक्र अंकित। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा राजधानी नई दिल्ली के अनेक महत्वपूर्ण स्थलों पर भगवान बुद्ध से जुड़े प्राचीन भारतीय प्रतीक व स्थापत्य के उदाहरण मौजूद हैं। शायद आप सबको मालूम हो कि हमारे देश के जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी सभा, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, उसमें जो स्पीकर की कुर्सी है उसके पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। ये संदेश अंकित है, जिसका आह्वान गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन में किया था। डॉक्टर आम्बेडकर ने भगवान बुद्ध के विचारों को प्रसारित किया। उनके इस प्रयास के मूल में करुणा, बंधुता, अहिंसा, समता और पारस्परिक सम्मान जैसे भारतीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का और सामाजिक न्याय के आदर्श को कार्य रूप देने का उनका उद्देश्य परिलक्षित होता है। नवंबर 2017 में मैंने बोध गया में स्थित महाबोधि पीपल का एक पौधा मंगवाया था राष्ट्रपति भवन। उसे राष्ट्रपति भवन के बगीचे में लगाया। उस अवसर पर सभी धर्मों के प्रतिनिधियों और हरिजन सेवक संघ के सदस्यों को मैंने आमंत्रित किया था। मेरी दृष्टि में वह पौधा बुद्ध और सही मायने में डॉक्टर आम्बेडकर की व्यापक और करुणा में विश्व दृष्टि का प्रतीक है। वो जो 6 इंच का पौधा, छोटा सा पौधा था, अब लगभग 6 फुट ऊंचा हो गया है। वह पौधा भगवान बुद्ध की व डॉक्टर आम्बेडकर की आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ राष्ट्रपति भवन को जोड़ने के एक जीवंत सेतु के रूप में विद्यमान रहेगा। देवी और सज्जनों, अपने जीवन के अंतिम वर्षों के दौरान बाबा साहब ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण के 2 दिन पहले ही उन्होंने बुद्ध और धम्म पर अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक की प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया था। भगवान बुद्ध के करुणा और सौहार्द के संदेश को उन्होंने अपने जीवन और राजनीति का आधार बनाया। अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने एक संक्षिप्त भाषण में उन्होंने समाज की एकता पर बल देते हुए कहा था कि मैं उनको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि वो एक लोकसभा, भंडारा लोकसभा है, वहाँ से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। उन्होंने कहा कि मैं भंडारा के उपचुनाव में पराजित हुआ हूँ, मुझे ये बुरा नहीं लगता है,
इस चुनाव में मेरे पक्ष में बहुत अधिक मतदान हुआ। अपने वर्ग के मतों को छोड़ दिया जाए तो समाज के दूसरे लोगों ने भी मेरे पक्ष में मतदान किया, इस बात का मुझे संतोष है। मैं हारा अथवा जीता, ये प्रश्न मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार बाबा साहब ने जो नैतिकता का प्रदर्शन किया था और सौहार्द के सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति की आवश्यकता पर बल दिया था। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान बाबा साहब के अनेक समकालीन देशवासी ये कहा करते थे, हम सब लोग जानते हैं जिस समय स्वाधीनता संग्राम आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय भी ये हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता का बहुत प्रदर्शन होता था। उस समय एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए बहुत सारे नेता हमेशा ये कहा करते थे कि भी हम सब लोग हिंदू और मुसलमान बाद में हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं, और ये सोच रखनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज। लेकिन बाबा साहब की सोच इससे ऊपर थी। जब दूसरे नेता ये कहते थे कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन और सिख, तो बाबा साहब कहते थे नहीं, हम पहले भारतीय हैं, बाद में भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। अर्थात ये बीच में कहीं भी जाति धर्म संप्रदाय इनका कोई इसमें कोई स्थान नहीं। देवी और सज्जनों, बाबा साहब आधुनिक भारत के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के पक्षधर थे। वो महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए सदैव सक्रिय रहे। बाबा साहब द्वारा रचित हमारे संविधान में आरंभ से ही मताधिकार समेत प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए गए। अमेरिका, जिसको हम कहते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र की जननी, उसमें विमेंस को जो राइट, वोटिंग राइट्स हैं, वो 100 साल बाद जब अमेरिका आज़ाद हुआ है, लोकतंत्र की स्थापना हुई है, उसके 100 साल के पश्चात वहाँ पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। लेकिन उसकी तुलना में भारत का देखिए, भारत के संविधान में जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन से महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए और इसका श्रेय जाता है बाबा साहब आम्बेडकर और उनकी पूरी टीम। विश्व के अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में ये समानता महिलाओं को लंबे समय के बाद मिल पाई थी। भारत के संविधान में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबरी समानता का मूल अधिकार दिया गया। बाबा साहब चाहते थे कि समानता के इस मूल अधिकार को संपत्ति के उत्तराधिकार तथा विवाह एवं जीवन के अन्य पक्षों से जुड़े मुद्दों पर भी एक अलग विधेयक द्वारा स्पष्ट कानूनी आधार दे दिया जाए। इस बदलाव को तेज गति के साथ लागू करने के विषय पर उनका अनेक प्रमुख जनसेवकों के साथ मतभेद भी रहा, लेकिन आज महिलाओं के संपत्ति पर उत्तराधिकार जैसे अनेक विषयों पर उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग पर ही हमारी विधि व्यवस्था आगे बढ़ रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाबा साहब की दूरदर्शी सोच अपने समय से भी बहुत आगे है। देवी और सज्जनों, मेरी शुभकामना है कि इस सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कार्य सुचारू रूप से और समय पर संपन्न हो। मुझे विश्वास है कि यह सांस्कृतिक केंद्र सभी देशवासियों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को, बाबा साहब के आदर्शों एवं उद्देश्यों से परिचित करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएगा। साथ ही मैं इस बात पर विशेष बल देना चाहूँगा कि बाबा साहब के जीवन मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप समाज व राष्ट्र का निर्माण करने में ही हमारी वास्तविक सफलता है। इस दिशा में हमने प्रगति अवश्य की है, लेकिन अभी हमें और आगे जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम से जुड़े आदर्शों पर चलते हुए हम भारत के लोग समता, समरसता और सामाजिक न्याय पर आधारित सशक्त व समृद्ध भारत का निर्माण करने में सफल होंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।